So, welcome students to the first session of Newton's laws of motion. In this session, we will study impulse and different cases of apparent weight. तो शुरू करते हैं आज की क्लास स्टूडेंट। सबसे पहले हम समझेंगे impulse को. So, what is impulse? It is the product of impulsive force. So, what is impulsive force? A force which acts for a very small duration is considered as impulsive force. And time of action that produces finite change in momentum of body. तो इम्पल्स को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पे लिखा हुआ है J इक्वल टू F इंटू टी, फोर्स इंटू टाइम। या दूसरा तरीका है इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम M इंटू V माइनस U, where V is the final velocity and U is the initial velocity. So whenever you want to calculate the impulse, you need to find change in momentum, or it can be calculated by using the simple formula impulse equal to force multiplied by time. आगे बढ़ते हैं. It is a vector quantity directed along the force. तो impulse और force की डायरेक्शन सेम होती है. Change in momentum and impulse are always in the same direction. तो change in momentum की जो डायरेक्शन होगी वही impulse की डायरेक्शन होगी, वही force की डायरेक्शन होगी. अगर फोर्स कांस्टेंट है तो आप इम्पल्स को सिंपल फॉर्मूला J इक्वल टू एफ टी फोर्स इनटू टाइम से कैलकुलेट कर सकते हैं. फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम. अब अगर फोर्स वेरिएबल है तो हम जानते हैं फोर्स को क्या लिख सकते हैं हम dp बाई dt. dp बाई dt का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द चेंज इन मोमेंटम विच टेक्स प्लेस इन 1 सेकेंड. तो अगर फोर्स वेरिएबल है तो इम्पल्स को कैलकुलेट करने के लिए आपको इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा J इक्वल टू एफ डी टी और इंटीग्रेशन लिमिट्स फ्रॉम टाइम t1 टू फ्रॉम टाइम t2. तो हमेशा इम्पल्स में इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि फोर्स कांस्टेंट है तो हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं. फोर्स को हम टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड विल गेट द वैल्यू ऑफ इम्पल्स. बट इन केस व्हेन फोर्स इज वेरिएबल we need to do the integration between the limits t1 and t2. The integration of force FDT means integration of force with respect to time between the limits t1 and t2. ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि वेरिएबल फोर्स के केस में हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और अगर फोर्स कांस्टेंट है तो हम डायरेक्टली फोर्स को टाइम ऑफ एक्शन से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें इम्पल्स मिल जाएगा. अब देखिए, अब बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे हम स्टूडेंट आ गए. द एरिया बाउंडेड बाय द फोर्स टाइम ग्राफ. ये फोर्स टाइम ग्राफ है, दिख रहा है आपको. इस फोर्स टाइम ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच में जितना भी एरिया होगा, whatever area is included between time axis, ये time axis हो गया, between the graph and time axis will give you the change in momentum. या हम दूसरे वर्ड्स में इसको ये कह सकते हैं will give you the impulse. जी. अब यहाँ दो बातें होती हैं. अगर ग्राफ आपका टाइम एक्सिस के ऊपर है तो J को हम पॉजिटिव लेंगे, एरिया इज कंसिडर्ड पॉजिटिव. और अगर ग्राफ टाइम एक्सिस के नीचे है, if the graph is below the time axis, then area is considered as negative. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है. हमें देखना होगा कि ग्राफ whether the graph is above the time axis or below the time axis. When graph is below the time axis, then area should be considered as negative. When graph is above the time axis, the area should be considered as positive. तो एरिया आपको देगा इम्पल्स, और इम्पल्स का मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम. तो आप इस टेक्निक से चेंज इन मोमेंटम को क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, कैलकुलेट कर सकते हैं.
आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बहुत फेमस एग्जांपल है, अ क्रिकेटर लोअर हिज हैंड while catching a ball so as to increase the time interval of momentum change। अगर वो हाथ को पीछे करेगा तो टाइम इंटरवल ऑफ मोमेंटम चेंज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। द एवरेज रिएक्शन फोर्स ऑन हिज हैंड डिक्रीजेस so he can save himself from getting hurt। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। क्रिकेटर्स हमेशा बॉल को कैच करने के लिए अपने हाथ को पीछे की तरफ अपनी तरफ खींचते हैं, या दूसरे वर्ड्स में क्या है, वो अपने हैंड्स को लोअर कर देते हैं जिससे कि उनको इंजरी ना हो। तो यहाँ ये चीज बहुत क्लियर होती है कि अगर टाइम ऑफ एक्शन अगर हम इंक्रीज करते हैं तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब जैसे देखिए F इंटू डेल्टा टी इज डेफिनेटली कांस्टेंट, क्योंकि बॉल को आप रोक रहे हो तो चेंज इन मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट है। F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, तो डेफिनेटली अगर डेल्टा टी इंक्रीज होगा तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और डेल्टा टी क्या है, टाइम ऑफ एक्शन। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, क्योंकि बॉल का चेंज इन मोमेंटम क्या है, बॉल तो फाइनली कम्स टू रेस्ट, जब आप बॉल को कैच करेंगे तो बॉल रेस्ट में ही आएगी। तो चेंज इन मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट है। एफ इंटू डेल्टा टी इज कांस्टेंट, सो एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। अगर आप टाइम को इंक्रीज करेंगे, टाइम ऑफ एक्शन को इंक्रीज करेंगे तो फोर्स डिक्रीज हो जाएगा। और अगर आप ऐसा करें कि अपने हाथ को आगे ले जाएं फॉरवर्ड डायरेक्शन में और बॉल को कैच करें, तो ऐसा करने से आपका जो टाइम ऑफ एक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो फोर्स की वैल्यू, तो बॉल एक लार्ज फोर्स से आपके हैंड से टकराएगा एंड इट में इंजर्ड यू और एक इंजरी हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एंड बॉल्स ईच ऑफ मास एम impinge elastically in each second on a surface with velocity u, the average force experienced by the surface will be। अभी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको स्टूडेंट सॉल्व करेंगे हम लोग। देखिए कैसे सॉल्व किया जाता है। मान लीजिए ये बॉल है हमारी और इसका वेलोसिटी है u और मास mu है। और जब बॉल सरफेस से स्ट्राइक करेगी, इलास्टिक कॉलिजन है, तो इलास्टिक कॉलिजन के केस में हम कह सकते हैं कि जो बॉल है it will rebound with the same velocity। Let me draw for you। तो अब देखिए इनिशियल मोमेंटम हम बोलेंगे आई एम स्टैंड्स फॉर इनिशियल मोमेंटम, एम यू फाइनल मोमेंटम माइनस एम यू बिकॉज डायरेक्शन चेंज हो गई, चेंज इन मोमेंटम एम यू माइनस एम यू, सो इट इज 2mu। तो चेंज इन मोमेंटम कितना आ गया, 2mu। पर एक बॉल नहीं है, n बॉल्स पर सेकंड स्ट्राइक करती है, इसलिए हम लिखेंगे टोटल चेंज इन मोमेंटम, टोटल change in momentum will be equal to 2mu into n। तो ये आपका सेकंड आंसर करेक्ट आंसर है। इलास्टिक कॉलिजन। और देखिए यहाँ पे थोड़ी एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ मैंने न्यूमेरिकल वैल्यूज को सिलेक्ट किया है। एक्चुअली चेंज इन मोमेंटम होगा -2mu, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ होगा,
लेकिन अगर हम वैल्यू की बात करें तो हम 2mu कह सकते हैं उसको। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की तरफ। आई एम होपफुल कि आपने इसे लिख लिया होगा। ये क्लियर करने जा रहे हैं और ये जेपीजी फॉर्मेट में है, वापस नहीं आएगी स्लाइड, ध्यान रखिए। Okay, let's move to the next question. A ball reaches a racket at 60 meter per second along positive x direction and leaves the racket in opposite direction with the same speed. Assuming that the mass of the ball is 50 gram and the contact time is 0.02 second, the force exerted by the racket on the ball is। देखिए सबसे पहली बात, F into delta t को आप लिख सकते हैं चेंज इन मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम कितना था, मास था 50 ग्राम, वेलोसिटी थी 60, ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे तो ये इनिशियल मोमेंटम आ गया आपका 3। इसी तरह अब हम फाइनल मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे। मास 50 ग्राम, रिबाउंड विद द सेम वेलोसिटी, ये देखिए -60, ये आ जाएगा -3। चेंज इन मोमेंटम, अब हमने चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट कर लिया। -3 ऐसा क्यों, क्योंकि हमें डायरेक्शन भी पूछी गई है। -6। अब बहुत सिंपल है, चेंज इन मोमेंटम को हम क्या करेंगे, चेंज इन मोमेंटम को हम इस फॉर्मूले में रख देंगे F इंटू डेल्टा टी, और डेल्टा टी हमें गिवन है, कितना गिवन है, 0.02 सेकेंड। ओके, तो यूज करते हैं F इंटू डेल्टा टी इक्वल टू -6, 0.02 इक्वल टू -6, F इक्वल टू -0.02, तो -6 इंटू 100 अपॉन 2, 50, so the force will act in -300। एक्चुअली फोर्स की वैल्यू 300 ही है, पर ये हमने ऐसा लिया कि चेंज इन मोमेंटम किस डायरेक्शन में एक्ट करता है, नेगेटिव एक्स। तो हमारा जो आंसर है, क्योंकि यहाँ पे +x और -x दिया गया था, तो हम आंसर टिक करेंगे, सेकंड आंसर को हम टिक कर देंगे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन, अ मशीन गन fires a bullet of mass 40 gram with a velocity 1200 meter per second. The man holding it can exert a maximum force of 144 Newton on the gun. How many bullets can he fire per second at the most? तो सबसे पहले देखिए, इनिशियल मोमेंटम यहाँ पर 0 है। बिफोर फायरिंग व्हाट वाज द मोमेंटम ऑफ बुलेट, डेफिनेटली 0। फाइनल मोमेंटम कितना है, मास ग्राम को केजी में बदलिए, वेलोसिटी दी गई है 1200, तो ये देखिए तीनों जीरो आपके कैंसिल हो रहे हैं, तो फाइनल मोमेंटम है 48 kg into मीटर पर सेकेंड। अब देखिए, ये जो चेंज इन मोमेंटम हुआ, दिस इज द चेंज इन मोमेंटम फॉर वन बॉल। तो हमने सपोज किया लेट n bullets
are fired per second. So change in momentum of one bullet is 48. Therefore, change in momentum of n bullets. तो n bullets के लिए change in momentum कितना होगा? 48 n. तो यहां तक हम तो सबसे पहले क्योंकि वो हमने सपोज कर लिया कि n बुलेट्स पर सेकंड फायर करता है, तो n बुलेट्स के लिए चेंज इन मोमेंटम कितना होगा? 48 n. अब हमें करना क्या है? अब हमें इम्पल्स का फॉर्मूला यूज करना है, फोर्स इनटू टाइम इक्वल टू चेंज इनटू मोमेंटम. चेंज इन मोमेंटम, तो फोर्स तो गिवन है. फोर्स कितना गिवन है आपका? 144 न्यूटन. और टाइम भी गिवन है 1 सेकेंड. अब हम यूज करेंगे F इंटू डेल्टा टी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम. 144, time is 1 second, change in momentum is 48 n, so n will be 144 upon 48. अब आप कैंसिल कर सकते हैं 4 से या 12 से कैंसिल कर लीजिए, तो आंसर आएगा आपका 3. सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन. Next, if a force of 250 Newton acts on a body, the momentum required is 125 kg meter per second. The period for which the force acts on the body is. तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. 125, 250, डेल्टा टी इज 125, so delta t is 125 by 250, 1 by 2, और 1 by 2 को आप लिख सकते हैं 0.5 सेकेंड. तो क्वेश्चन की लैंग्वेज से भी हमें थोड़ा समझना चाहिए. मोमेंटम रिक्वायर्ड मतलब इसको आप कहिए कि चेंज इन मोमेंटम कितना है? 120. चेंज इन मोमेंटम कितना है? 125. तो सिंपल यूज ऑफ फॉर्मूला. And sometimes we observe a very simple paper used to come in the exam, but you need speed, you need accuracy, and you need revision. Without revision, our knowledge is incomplete. इसलिए कहा गया है कि रिवीजन अगर नहीं करा तो फिर कुछ भी नहीं किया. Next, a hammer of mass 1 kg moving with a speed of 6 meter per second strikes a wall and comes to rest in 0.1 second. Calculate first impulse of the force. ठीक है. Average retarding force that stops the hammer. Third, average retardation of the hammer. तो देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है. सबसे पहले बात करते हैं impulse of the force. तो impulse of the force है change in momentum. तो change in momentum of hammer. पहले मोमेंटम कितना था उसका? 6 into 1. वो रेस्ट में आ गया तो कितना हो गया? 0. तो चेंज इन मोमेंटम हो गया 6. और हम जानते हैं कि इम्पल्स ऑफ द फोर्स, इम्पल्स ऑफ द फोर्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम.
तो जो फोर्स का इम्पल्स होता है वो चेंज इन मोमेंटम होता है, और हमने चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट कर लिया 6। तो पहले का आंसर तो आ गया 6। अब देखिए, हम जानते हैं कि इम्पल्स होता है, इम्पल्स ऑफ फोर्स निकाल लिया। अब हमें निकालना फोर्स। तो अब हमें करना क्या है, ये तो हमारा पार्ट ए का सॉल्यूशन हो गया। अब पार्ट बी के सॉल्यूशन के लिए हमें यूज करना है F इंटू डेल्टा टी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और सिंपल एप्लीकेशन है, कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए जरूरी है। और टाइम आपको दिया हुआ है 0.1। चेंज इन मोमेंटम हम जानते हैं, तो रिटार्डिंग फोर्स हो गया 6/0.1। सो आंसर इज 60 न्यूटन। तो इस तरह हमने सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर लिया। अब थर्ड पार्ट को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट हम यूज करेंगे फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन, चेंज इन वेलोसिटी। फोर्स आप निकाल चुके हैं 60, हैमर की मास है 1, तो यहाँ से हमें ए मिल जाएगा। तो हमारा रिटार्डेशन, क्योंकि वो रुक रहा है, होगा 60 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इम्पल्स एक सिंपल कंसेप्ट है, मेरे ख्याल से हम इसे इजीली कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ध्यान दें क्वेश्चन के लैंग्वेज को, ध्यान दें। Meanwhile, I already told you, if anyone who is watching this is not able to write in that given time, तो वो स्क्रीनशॉट लेके बाद में लिख सकता है, जगह छोड़ दे अपनी कॉपी में। अच्छे नोट्स ही अच्छी सक्सेस की गारंटी देते हैं। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट मार्क करिए सबसे पहले तो। A ball of 0.2 kg hits a wall with a velocity of 25 meter per second at an angle 45 degree. If the ball rebounds at 90 degree, फिगर देखिए रिबाउंड हो रही है 90 डिग्री एंगल बनाते हुए। If the ball rebounds at 90 degree to the direction of incidence, calculate the magnitude of change in momentum of the ball. अब देखिए स्टूडेंट, कैसे इन सब चीजों को किया जाएगा। ये देखिए, ये बॉल की वेलोसिटी, ठीक है। ऐसे रिजॉल्व करना आप सीखिए। तो यहाँ पर वेलोसिटी हो गई v, और डेफिनेटली थीटा कितना दिया गया है, 45 डिग्री दिया गया है। तो ये एंगल भी कितना होगा, 45। अभी हम वेलोसिटी को रिजॉल्व कर लेंगे, v cos 45, और यहाँ रिजॉल्व पोर्शन आएगा हमारा v sin 45। तो हमें उस कंपोनेंट को कंसीडर करना है जो वॉल से कितना एंगल बनाता है, जो वॉल से परपेंडिकुलर हो। जो वॉल से क्या हो, परपेंडिकुलर हो। एक मिनट, लेट मी ड्रॉ मोर प्रॉपरली। ओके, तो जब बॉल स्ट्राइक इलास्टिकली कोलाइड होती है, ये v cos 45 हो गया, और ये फिर हो गया v sin 45। तो एक चीज तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ऐसा कौन सा कंपोनेंट है वेलोसिटी का जो 90 डिग्री एंगल बनाता है। वो कंपोनेंट है कॉस।
तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप हमेशा यही टेक्निक यूज करें। इनिशियल मोमेंटम mv cos थीटा, फाइनल मोमेंटम माइनस mv cos थीटा, चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया, पॉजिटिव वैल्यू से नेगेटिव वैल्यू को माइनस करो, तो चेंज इन मोमेंटम हो गया 2mv cos थीटा, 2mv cos थीटा। तो थोड़ा इसको आप याद रखिए स्टूडेंट, ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। थोड़ा इसको समझिए आप कि ये कैसे किया गया है। अब आप वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। मास दिया हुआ है 0.2 kg, वेलोसिटी 25, 2 into 0.2, वेलोसिटी 25 into cos 45 डिग्री, और आप वैल्यू पुट कर दीजिएगा। cos 45 की वैल्यू होती है 1 cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, और फिर हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये टिपिकल पर्टिकुलर केस आप याद रखिए। ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, इस पूरे केस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ऐसे अपनी मेमोरी को ये देखिए, ये एंगल थीटा, ये 45 है, ये भी कितना होगा, 45 होगा। अब हमेशा इस एंगल को कंसीडर करिए। Okay, a cricket ball of mass 150 gram is moving with a velocity of 12 meter per second and is hit by a bat, so that the ball gets turned back with a velocity of 20 meter per second. If the duration of contact between the ball and bat is 0.01 second, find the impulse and the average force exerted on the ball by the bat. तो ये भी इम्पल्स पर बेस्ड बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल कैलकुलेट करेंगे। I डॉट m मीन्स इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल, उसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। यहाँ मास दिया हुआ है आपका 150 ग्राम, तो 150 ग्राम को आप केजी में कन्वर्ट कर लीजिए, 1000 से डिवाइड कर लीजिए, और बॉल का इनिशियल स्पीड कितना है 12, फिर 5 से कैंसिल करिए, फिर इसे 4 से कैंसिल करिए, तो इनिशियल मोमेंटम आ गया 9/5। अब हम फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉल कैलकुलेट करेंगे। मास 150, 1000 रिवर्स हो गई है, -20, so it is -150 into 20 divided by 1000, 15 into 2 30, so it is -3। अब हमने मोमेंटम स्टूडेंट्स कैलकुलेट कर लिया। इनिशियल मोमेंटम कितना है, 9/5 है, और फाइनल मोमेंटम कितना है, फाइनल मोमेंटम कितना है, -3। फिर अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फोर्स इनटू ड्यूरेशन ऑफ कांटेक्ट इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो सबसे पहले चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो चेंज इन मोमेंटम होगा, तो चेंज इन मोमेंटम विल बी
9/5 माइनस -3, पॉजिटिव में से नेगेटिव को माइनस कर दो, 24/5। अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे F इंटू डेल्टा टी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। कितना सिंपल है, अगर आप इसे कंसेप्ट को प्रॉपर बनाते हुए सॉल्व करें तो बहुत आसानी से सब चीजें हो सकती हैं। कंसेप्ट क्लैरिटी चाहिए। और ड्यूरेशन दिया हुआ है हमें कितना, 0.01 सेकेंड। तो इम्पल्स तो हमने निकाल ही लिया, क्योंकि इम्पल्स क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम। अब फोर्स निकाल लेते हैं। टाइम दिया हुआ है 0.01 सेकेंड, 24/5, so it is F upon 100 equal to 24/5। ये इसको कैंसिल कर देगा 20, so F will be 20 into 24, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 480 न्यूटन इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चंस को आप इंपॉर्टेंट मार्क करिए और इन्हें सॉल्व कैसे किया जाता है इसको देखिए। फिगर शोज एन एस्टिमेटेड फोर्स टाइम ग्राफ फॉर अ बेसबॉल struck by a bat. From this curve, determine impulse delivered to the ball. Second, average force exerted on the ball. तो देखिए, सबसे पहली बात तो स्टूडेंट ये है कि हम जानते हैं कि जो फोर्स टाइम ग्राफ होता है उसका हम टाइम एक्सिस के साथ बाउंडेड एरिया कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा, क्या मिलेगा हमें, फिर हमें मिल जाएगा इम्पल्स। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें इस एरिया को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। और ये एक ट्रायंगल है, आप अच्छे से जानते हैं कि ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस इनटू हाइट। तो सबसे पहले इसकी हाइट देखते हैं। ये हाइट हो गई, दिख रहा है आपको। ओके, लेट मी क्लियर बाय मोर गुड आइडिया। सो दिस इज हाइट और ये बेस तो दिख रहा है यहाँ से, देखिए ए सी इज द बेस। तो ए है 1 सेकंड पर और सी है 2.5 सेकंड पे। तो बेस की वैल्यू आ जाएगी AC will be 2.5 minus 1, कितना आ गया 1.5। अब एरिया निकाल लेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, बेस की वैल्यू आ गई 1.5, हाइट हो गई, ये देखिए दिख रहा है हमें कितना है, ये हाइट है, दिख रही है हमें, ये हाइट कितनी है, 18,000। ओके, तो ये हो गया 15/2, एक जीरो कम कर देते हैं, 1800। अब इसको डिवाइड कर दें 900, तो 15 इंटू 900, ये आपकी वैल्यू आ गई इम्पल्स की। अब जो सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा गया है एवरेज फोर्स, तो स्टूडेंट उसको निकालना भी बहुत आसान है। क्या करें, फोर्स इंटू डेल्टा टी
हम निकाल चुके हैं 13,500। टाइम ड्यूरेशन तो अभी मालूम है ना, ये देखिए दिख रहा है आपको टाइम ड्यूरेशन 1.5 इक्वल टू 13,500। तो F will be 13,500 डिवाइडेड बाय 1.5, तो एक और जीरो बढ़ा दो, ये कैंसिल हो जाएगा, 9 टाइम्स 9,000 न्यूटन। 9,000 न्यूटन इज द वैल्यू ऑफ फोर्स। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, जब हम एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के लास्ट राउंड में है, हमें करना क्या है? वी शुड प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस, और अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा प्रॉपर रिवीजन नहीं आएगा, तो फिर उससे प्रॉब्लम हो जाएगी। इसको क्लियर कर रहे हैं स्टूडेंट्स? ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बस आपको एरिया निकालना आना चाहिए। अब देखिए, a force time graph for the motion of body as shown in figure, change in linear momentum between 0 second and 6 second। तो सबसे पहले देखिए इस एरिया को, देखिए आप, क्योंकि यहाँ ग्राफ बिलो द टाइम एक्सिस है, तो किस पोर्शन का एरिया हो जाएगा 2 इंटू -2, ये हो गया डेल्टा P1, चेंज इन मोमेंटम। अब दूसरे ग्राफ पे आते हैं स्टूडेंट। दिस ग्राफ इज अबव द time axis, so the area will be positive. This is 2 seconds, this is 6 seconds, so this length will be 6 minus 2, that is 4, and this height is 1. Okay, so that area will be, let it is A1, so A2 will be length into breadth, 4 into 1, that is delta P2. So total change in momentum, so total change in momentum will be equal to delta P1 plus delta P2। तो ऐड कर दें, -4 plus 4, it is 0। So correct option, correct answer of this question is 0। Okay, let's move further. Next question, ये तो हम अभी कर चुके हैं। Yes, this is a very good question as well as important। important भी बहुत है। देखिए, an object of mass 3 kg is at rest, इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। नाउ टाइम डिपेंडेंट फोर्स, देखिए फोर्स है 6t² plus 2tj, तो डेफिनेटली t इज द टाइम, तो ये टाइम डिपेंडेंट फोर्स है, टाइम पे डिपेंड करता है। तो जैसे जैसे टाइम चेंज होगा तो फोर्स की वैल्यू भी चेंज होगी। फिर से टाइम डिपेंडेंट फोर्स है फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, एज टाइम चेंजेस, टाइम हमेशा चेंज होता है, as time changes the value of force will also change। Since the value of force is changing with time, value of force is changing with time, so we can say that this is a variable force। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में फोर्स के दो कंपोनेंट दिए गए हैं, एक x कंपोनेंट दिया गया है, एक y कंपोनेंट दिया गया है।
आप इक्वेशन को देख के आसानी से बोल सकते हैं कि फोर्स का x कंपोनेंट है 60 और y कंपोनेंट है 2t। तो चलो पहले उसको लिख लेते हैं। 60 और y कंपोनेंट है 2t। ये क्लियर हुआ। अब हमसे पूछा गया है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट 3 सेकंड। क्योंकि फोर्स के दो कंपोनेंट है तो एक्सेलरेशन के भी दो कंपोनेंट होंगे, x एक्सेलरेशन एंड y एक्सेलरेशन। तो हम कह सकते हैं बॉडी की वेलोसिटी, दो वेलोसिटी होंगी, एक x वेलोसिटी होगी, एक y वेलोसिटी होगी। तो सबसे पहले अब हमें करना क्या है, देखिए हमें इसको यूज करना है एफ डी टी को, क्योंकि फोर्स वेरिएबल है। इनिशियल टाइम 0 सेकंड है और फाइनल टाइम 3 सेकंड। या ये रहा हमारा क्वेश्चन। अगर आपको क्लियर नहीं है तो मैं आपको फिर से ये क्लियर कर सकता हूँ। J इज इम्पल्स, J इज इम्पल्स, और उसे कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, फोर्स को इंटीग्रेट करके। और इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम तो बॉडी का क्या है, इनिशियल मोमेंटम बॉडी का क्या है, इनिशियल मोमेंटम बॉडी का क्या है, 0 है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे चेंज इन मोमेंटम इन x डायरेक्शन। उसके लिए हमें क्या करना होगा, फोर्स को 0 से 3 सेकंड पर इंटीग्रेट करना है। अभी बहुत जल्दी हो जाएगा, 6t² dt, 6 बाहर, 0 to 3 t² dt। t² dt को इंटीग्रेट कर दें। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला t to the power n dt इक्वल टू t to the power n plus 1 अपॉन n plus 1। 3 बाहर चला जाएगा तो ये बच जाएगा t³ 0 to 3। लिमिट्स कैसे रखते हैं, आना चाहिए। पहले t की जगह 3 रखेंगे अपर लिमिट, फिर माइनस करते हुए t³ में t की जगह क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, 0³ तो ये आ जाएगा 3³ 27 इंटू 2 54। तो चेंज इन मोमेंटम x डायरेक्शन में कितना हो गया, 54 हो गया। ठीक है, तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया कि चेंज इन मोमेंटम x डायरेक्शन में कितना होता है, 54। अब आगे बढ़ते हैं। तो चेंज इन मोमेंटम x डायरेक्शन में हो गया 54। तो डेल्टा p x इज 54। चेंज इन मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। बॉडी का मास दिया हुआ है 3 kg, इनिशियल वेलोसिटी दी गई है 0, तो vx विल बी 18 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे vxi प्लस vyj। तो हम वेलोसिटी को लिख सकते हैं अब 18i, ये तो हमें पता चल गया। अब हमें निकालना है vy। देखिए 18i कौन कौन से, तो फर्स्ट आंसर भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है। अब हम निकालेंगे चेंज इन मोमेंटम इन y डायरेक्शन। डेल्टा पी वाई,
0 to 3। एफ की वैल्यू देख लेते हैं, एफ की वैल्यू है 2t। कितनी है? 2t। इसका इंटीग्रेशन 2 बाहर ले जाओ, 0 to 3 t to the power 1 dt। इंटीग्रेशन करना सीखना पड़ेगा। 2 t स्क्वायर बाय 2, 0 to 3। अब आगे 2, पहले t की जगह 3 रखेंगे, 9/2, फिर 0 रखेंगे, सो इट इज 9। अब change in momentum in y direction is 9, so that can be written as mvy minus इनिशियल वेलोसिटी, वो तो 0 ही है और ये 3 है, तो फाइनल y वेलोसिटी कितनी आ गई? 3 आ गई। तो अब देखिए वेलोसिटी को हम बहुत आसानी से लिख सकते हैं स्टूडेंट। क्या लिख सकते हैं? ये देखिए, v इक्वल टू वी एक्स आई प्लस वी वाई जे, तो ये हो गया 18i प्लस 3j। 18i प्लस 3j। तो अब ये भी देख लेते हैं कि कौन सा आंसर है। तो 18i प्लस 3j, तो स्टूडेंट मेरे ख्याल से हमारा आंसर हमें मिल गया है। हमारा आंसर है फर्स्ट। फर्स्ट इज द आंसर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको भी इसका स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए। This is something called very important. So one of the best question we have done. आगे बढ़ते हैं। It is another a very good question. इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ये सब चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। So I am also taking the shot. Okay, an impulse I given to a body changes its velocity from v1 to v2. The increase in the kinetic energy of the body is given by. So it is a very good question as well as simple also. तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। तो हमने इसका फॉर्मूला बना लिया, m इंटू वी टू माइनस वी वन। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, increase in kinetic energy, that is delta E, half m v2 square minus half m v1 square, half m v1 square। तो ये हो गया। अब क्या करना है, डेल्टा E इक्वल टू हाफ m को कॉमन ले लो, अंदर बचेगा v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। तो इसको तुम लिख सकते हो v2 माइनस, फैक्टराइज कर लो। देखो मैं यहाँ फिर आपको बता रहा हूँ, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर को आप लिख सकते हो v2 माइनस v1 इंटू v2 प्लस v1, लिख सकते हैं ना, v2 प्लस v1। अब देखिए ये जो वैल्यू है m इंटू वी टू माइनस वी वन को हम क्या लिख सकते हैं, I लिख सकते हैं। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो गया 1/2
I into V2 plus V1। तो ये आंसर हमें मिल गया स्टूडेंट। विच आंसर? ये देखिए, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट,